हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बेटा आज हम वसंत बुक का सेकंड लेसन पढ़ेंगे, दादी माँ। इसके लेखक हैं बेटा शिव प्रसाद सिंह लेखक हैं। इस पाठ में बेटा जो लेखक है इन्होंने अपने बचपन की बातों को बताया है। बचपन को याद करके जो उन्होंने महसूस किया था, जो उन्होंने काम किए थे, उन सब का वर्णन इस पाठ में हुआ है। और उन्होंने अपनी दादी का वर्णन इस पाठ में किया है। तो बेटा आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। इसमें लेखक ने अपने बारे में बताया है कि गर्मी बरसात बसंत देखने के बाद मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभ चिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रश्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। अब इसमें लेखक ने अपने दोस्तों के बारे में बताया है कि मेरे दोस्त आने वाली छुट्टियों की मुझे सूचना देते हैं और आगे तो कुछ नहीं कहते, लेकिन पीठ पीछे में मुझे प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। इसमें लेखक कह रहे हैं कि मैं सोचता हूँ कि जो मेरे दोस्त मेरे बारे में कहते हैं मैं उनके बारे में नहीं सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों की समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। किसकी धुंधली छाया नाच उठती है? लेखक के बचपन की, और उस बचपन में उसकी दादी माँ की। अब देखो आगे। मुझे लगता है जैसे कवार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के शिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, गेऊर और बन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खोलत हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। देखो बेटा इसमें क्या कह रहे हैं लेखक कि मुझे लगता है कि जैसे कवार के दिन आ गए हैं। कवार के दिन में बेटा बरसात होती है और वो कह रहे हैं कि बरसात होने के बाद और उस पानी के साथ क्या क्या आ जाती है? गंदगी साथ में आ जाती है, अधगली घासें आ जाती है, ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें सारी आ जाती है। और जब उन चीज़ों पर सूरज की गर्मी पड़ती है तो उन सब चीज़ों में से गंध आनी शुरू हो जाती है, मतलब कि दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है। रास्ते में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। जो पानी है उसमें बच्चे क्या कर रहे हैं? कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। इसमें लेखक ने मौसम के बारे में बताया है कि हर मौसम की अपनी अपनी विशेषता होती है। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले चिंता नहीं, दुख नहीं, और चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले अफसोस नहीं, पर कवार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। वो कह रहे कि हर मौसम में चाहे हमें कुछ भी नहीं मिले, लेकिन जो कवार का महीना होता है इसमें झाग भरे जो जल होता है उसमें अगर कूदने को नहीं मिलता तो वो बहुत ही बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, 2-1 दिन ही तो कूद सका। क्यों कूद सका था बेटा? क्योंकि लेखक बीमार हो गया था। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु, लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे। इसमें कह रहे हैं कि हल्की बीमारी तो मुझे आती ही रहती थी, बुखार आता ही रहता था, लेकिन जो ये बुखार हुआ है मुझे वो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। और इस बुखार में मुझे बहुत ही ठंड लग रही थी। मैंने रजाई पर रजाई ओढ़ ली थी। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी। अब लेखक इसमें अपनी दादी माँ के बारे में बता रहा है कि मैं
बीमार था तो मैं लेटा हुआ था और मेरी दादी माँ नहाकर आई थी उस झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सर्द टपके हुए जल की शीतलता। इसने किसके बारे में बताया? अपनी दादी का वर्णन किया है उस कि वो दुबली पतली है, स्नेह से है, स्नेह करती है और शरीर पर कैसी सफ़ेद किनारीहीन धोती पहन रखी है और उनके बाल कैसे हो गए हैं? सफ़ेद हो गए हैं। आते ही उन्होंने सर पर पेट छुए, आंचल की गांठ खोली, किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। इसमें क्या है कि जब लेखक बीमार था तो उसकी दादी माँ आई, उसने उसके पेट को छुआ, सर को छुआ और अपने आंचल से, मतलब साड़ी का जो पल्लू है उसमें गांठ बांध रखी थी और किसी शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, लेखक के मुंह में डाली और माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती थी उसकी दादी माँ। कभी पंखा जलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती। जलते हुए हाथ पैर मतलब बेटा उनको, लेखक को बहुत तेज बुखार हो रहा था और उस पर गिले कपड़े से उसको पोंछ रही थी। सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। ज्वर मतलब बेटा बुखार। वो बार बार में दालचीनी का लेप करती और बुखार को चेक करती कि उसका बुखार उतरा या नहीं उतरा। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल के छाल से छोंक की नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती थी। कहने का मतलब ये है कि बेटा कि लेखक की जो दादी है वो, उसको सभी गांव के लोग है बहुत ही मानते थे और उसको जड़ी बूटियों का ज्ञान था और वो कह रही है कि कहीं उसके पास कोई वही सहायता लेने के लिए आया हो और सोचा हो कि दादी माँ नहीं है और कहीं उसके घर से वो वापस न चला गया हो। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे। गांव में अगर कोई बीमार होता तो उसके पास ही पहुंच जाते थे और वहाँ भी वही काम करती। पहले उनको छूती बेटा, पेट को छूती, फिर मलेरिया, सरसरा, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती थी कि उस जो व्यक्ति बीमार है उसको कौन कौन सी बीमारी है। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती तो मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो ये पागल हो जाती थी। कहने का मतलब ये है कि दादी माँ को सफाई बहुत ही पसंद थी। अगर सफाई नहीं होती और चद्दरों के कवर नहीं बदले जाते, चादर नहीं बदली जाती, तकियों के कवर नहीं बदले जाते थे तो वो बहुत ही गुस्सा करती थी। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता। लेखक कह रहा है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं जॉब करता हूँ, तो कह रहा है कि बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है। मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं। कुनैन मिक्सचर की सीसी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है, पर न जाने क्यों ऐसा बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। वो कह रहा है कि अब जो बुखार होता है इसको बुखार बुलाने का मन नहीं होता, लेकिन बचपन में जो बुखार होता था और मेरी दादी माँ जो मेरी देख रेख करती थी और वो हमेशा मेरी चारपाई के पास बैठी रहती थी, वो दिन उसको बहुत ही याद आते हैं। अब देखो बेटा, किशन भैया की शादी ठीक हुई। अब उसका जो भैया है किशन भैया, किशन नाम है उसका, वो कह रहे हैं कि उसकी शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना था? मतलब कि दादी माँ ने उसकी शादी में, किसकी शादी में? किशन की शादी में बहुत ही उत्साह और आनंद से काम किया था। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया था। पड़ोसिन आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से न करो तो होने वाला नहीं। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुत विलम्ब का कारण बन जाती थी। कहने का मतलब ये है कि दादी माँ
जो किशन की शादी थी इसमें बहुत सी उत्साह आनंद दिखा रही थी। और वो कहती थी, अगर उसको कोई बुलाने आता था तो कहती थी कि मैं नहीं आ सकती, हमारे यहाँ शादी का माहौल है, शादी का घर है, अगर मैं कोई भी काम नहीं करूँगी तो वो काम नहीं हो सकता। लेकिन ये सब जानते थे बेटा कि उसकी दादी माँ कुछ भी काम नहीं करती थी, लेकिन उनके बिना कोई काम भी नहीं होता था। उनकी प्रतीक्षा की जाती थी कि जब तक दादी आएगी उसके बाद ही काम होएगा। उन्हीं दिनों की बात है कि एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी थी। लेखक कह रहा है कि एक दिन मैं दोपहर को घर में लौटा, बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी, मतलब कि गुस्सा कर रही थी। किसके ऊपर कर रही थी? रामी की चाची के ऊपर गुस्सा कर रही थी। सो न होगा धन्नो रुपए मैं सूद के साथ आज दे दे, तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी, लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। इसमें बेटा क्या कह रही है कि जो दादी माँ है इसके पास ये कौन है? रामी की चाची पैसे मांगने आती है। बेटा ये पैसे उधार भी देती है, पैसे उधार देती है, लोगों की मदद करती है। लेकिन रामी की चाची ने जो दादी माँ से जो पहले पैसे उधार लिए थे वो वापस नहीं दिए थे और दोबारा पैसे लेने आ गई थी। तो जो दादी है वो उस पर गुस्सा कर रही थी कि पहले के पैसे तो दिए नहीं और दोबारा पैसे मांगने आ गई है, और कह रही है कि मैं फसल कटेगी जब दूंगी, फसल कटेगी जब दूंगी। तो दादी माँ कह रही है क्या तेरे लिए फसल दोबारा कटेगी? ठीक है बेटा, तो इसमें अभी ये लेसन बेटा हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, और ये आगे जो लेसन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और इसमें बेटा जितना हमने पढ़ा है उसमें दादी माँ के बारे में बताया है, पर बेटा देखो दादी माँ ऊपर से कठोर है लेकिन अंदर से बहुत ही दयालु है। और लेखक अपनी दादी माँ को बहुत ही याद करते हैं और अपने बचपन के बारे में बताते हैं। तो बेटा जो आगे की जो कहानी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना, मैं उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। थैंक यू।